नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपके मित्रों तक भी ये जानकारी पहुंच सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं GS में इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। कहने की बात है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेट विमान से। ठीक है ना, जेट विमान से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ये लगभग कितने होता है, ये लगभग होता है, आपको बता दें कि 150 डेसिबल। ठीक है ना, 150 डेसिबल तक होता है। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन, चलिए अभी हम और आगे बताएंगे। तो पहले हम जान लें कि जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है ना, वो कितने डेसिबल तक होती है। तो जो हमारे जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है वो लगभग आपको 60 डेसिबल तक होती है। ठीक है ना, कितने तक होती है, 60 डेसिबल तक होती है। अच्छा, जो ट्रक चलते हैं, जो सड़क पे ट्रक चलते हैं, उनकी जो ध्वनि होती है वो कितने डेसिबल तक होती है, तो वो होती है आपके 80 से 85। ठीक है ना, 80 से 85 डेसिबल तक होती है। और जो जेट इंजन की आवाज़ होती है, देखिए इसमें 2 कंडीशन है। मैंने बताया ना, जो जेट इंजन की उड़ान जब उड़ता है तब होती है 120 डेसिबल, लेकिन जब वो लैंड करता है जेट विमान तब उसकी होती है 150 डेसिबल तक उसकी आवाज़ होती है। ठीक है ना, जो हम लोग कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं, जो मानव होता है हम वो कितने डेसिबल तक सुन सकता है, तो ये सुन सकता है 20 डेसिबल तक। ठीक है ना, लेकिन इससे नीचे की आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं। इसके नीचे की आवाज़ कौन सुन सकता है, तो जो हमारे यहाँ कुत्ते होते हैं ना, डॉग, वो 20 डेसिबल से नीचे की भी आवाज़ को सुन लेते हैं, और हम लोग 20 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ सुन सकते हैं, इसके नीचे की नहीं सुन सकते। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव होता है कितने डेसिबल तक आवाज़ सुन सकता है, तो कितने तक, 20 डेसिबल तक। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट नेक्स्ट ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि वृक्ष के पत्तों की सरसराहट से कितने डेसिबल ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है ना, जो वृक्ष का पौधा होता है जो, तो कितने डेसिबल तक होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 डेसिबल। देखिए मैंने कहा जो पत्ते होते हैं जो आपस में टकराते हैं उनके बीच में जो आवाज़ आती है वो 20 डेसिबल तक, जो हम आप जल्दी नहीं सुन सकते। जब आंधी तूफान आता है तो 20 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि प्रदूषण होता है, तब हम सुन पाते हैं। ये 20 डेसिबल कुत्ते सुन लेते हैं, हम आप नहीं सुन पाएंगे, 20 डेसिबल से ऊपर ही सुन पाएंगे। ठीक है ना, तो जो पत्ते की सरसराहट के बीच जो होती है वो 20 डेसिबल तक होती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। चलिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका जाहिर सी बात है डेसिबल। जो ध्वनि प्रदूषण होता है या जो ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। हम डेसिबल से ही इसकी इकाई को मापते हैं, कितने डेसिबल आवाज़ है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। देखिए नाम ही है ग्रीन मफलर। ठीक है ना, ग्रीन मतलब हरा, मफलर मतलब रक्षा करने वाला। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कैसे, देखिए आप जाते होंगे जो रास्ते होते हैं, ठीक है ना, तो रास्तों के जो किनारे होते हैं क्या होते हैं, वो वृक्ष लगे होते हैं। ठीक है ना, दोनों साइड क्या होते हैं, वृक्ष लगे होते हैं। तो ये वृक्ष कई काम आते हैं, 2 काम आते हैं पहला कि हम लोग, आप तो सिर्फ ये जानते होंगे कि छाया के लिए आते हैं या लकड़ी के काम आते हैं। ठीक है, छाया के भी काम आते हैं और लकड़ी के भी काम आते हैं, लेकिन इनका जो मेन रीज़न है, जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है, वह है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। क्योंकि जो पौधे सड़क के किनारे लगे होते हैं ना, ये जो ध्वनि की जो तरंगें होती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है, और इसी को हम ग्रीन मफलर नाम देते हैं। ठीक है ना मित्रों, इसी का दूसरा नाम है ग्रीन मफलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखा हूँ कि बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया, आप जरूर इसको रट लें। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है ना, यानी एयर पोल्यूशन से, नॉइस पोल्यूशन, नॉट एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। ठीक है ना, जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम खेतों में, तो उसकी अगर हम सामान्य मात्रा से ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, कौन कौन से इसका जो है नुकसान है या कौन कौन से प्रदूषण होंगे। चलिए हम बात करते हैं इसमें चारों में।
तो मृदा प्रदूषण यानी हम उसको पानी वाले जैसे धान का जो खेत होता है उसमें हम अत्यधिक डालेंगे तो मृदा प्रदूषण भी होगा, मिट्टी का भी नुकसान होगा, जल प्रदूषण भी होगा। ज़्यादा डालेंगे तो उसकी जो एक क्वांटिटी होती है, एक जो मानक होता है, जो पीएच मान होता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो अत्यधिक नुकसान का कारण होता है। ठीक है, पानी वाले खेत में या जब हम ज़्यादा उर्वरक प्रयोग करते हैं तो क्या करता है सूर्य की रोशनी से वो क्या करता है, क्रिया करता है, जिससे क्या होता है, वेपोराइज्ड होता है यानी वाष्पीकरण होता है, तो जिससे हमारा वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है ना, यानी ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों होंगे, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। इसीलिए जो उर्वरक होता है, जो फर्टिलाइजर होता है, एक मानक के अनुसार ही खेत में डालना चाहिए, इससे ज़्यादा डालने पे सब नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए 6 क्या है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बनी होती हैं पॉलीमर से। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमर से बनी होती है। ठीक है ना, ये पॉलीमर क्या होते हैं, एक कार्बन, ठीक है ना, पॉलीमर क्या होते हैं, कार्बन आप जानते होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ये जो पॉलीमर होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से बने होते हैं जो कि टूटते नहीं हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको हम नष्ट नहीं कर सकते। देखे होंगे पॉलीथीन के थैलियों को अगर हम जला भी देंगे तो भी वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं आपस में सिकुड़ के एक ही साथ रहते हैं, वो अलग नहीं उड़ते, वो टूटते नहीं हैं, इसीलिए इनको हम नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। 7 क्या है मित्रों, 7 है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती, जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, ये जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। अच्छा, ऐसे कौन कौन सी वस्तु होती हैं कि जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। एक तो प्लास्टिक हो गया आपका, ठीक है ना, दूसरा लोहा हो गया, ठीक है ना, तीसरा हो गया शीशा, ठीक है ना, यानी ये 3 चीज़ें जो होती हैं प्लास्टिक, लोहा और शीशा, ये जीवाणुओं के द्वारा हम नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये अच्छाकारी प्रदूषण होते हैं। क्या होते हैं, ये अच्छाकारी प्रदूषण होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाले प्रदूषण है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 की हम, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है, यानी ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन ऐसी चीज़ है कि जिसको ख़त्म होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो बात चलिए जब प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक ही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लास्टिक का जो थैला होता है ठीक है ना, प्लास्टिक का, एक मिनट, प्लास्टिक का जो थैला होता है मित्रों, जो प्लास्टिक का थैला होता है ये कभी ये नष्ट नहीं होता, जल्दी नष्ट नहीं होता। क्यों, कि जो प्लास्टिक का थैला होता है ये क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है ना, जिसे एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। किससे, एथिलीन जो होता है उसके बहुलीकरण से हम इसको प्राप्त करते हैं, और यह अच्छाकारी प्रदूषक है जो मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करता है। ठीक है ना, जो प्लास्टिक का थैला होता है ये मृदा प्रदूषण के साथ साथ, जैसे क्या होता है अगर हम किसी खेत में डाल देते हैं प्लास्टिक के थैले को तो सड़ता नहीं है, तो क्या हुआ, वो मृदा को भी प्रदूषित कर रहा है। अब हम जब प्लास्टिक के थैले को जलाते हैं तो ये वायु प्रदूषण को भी नुकसान पहुंचाता है, यानी हमारे वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप इसमें से आज ढेर सारे क्वेश्चंस प्राप्त करेंगे। चलिए बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जान लेते हैं कि कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर 1984 को। हम इसका बिल्कुल एक एक फैक्ट बता दे रहे हैं मित्रों कि क्या क्या हुआ था। तो पहले जान लीजिए, मध्य प्रदेश एक भारत का राज्य है, ठीक है, आइए भाई, ठीक है, ये बात है मध्य प्रदेश के, भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो भोपाल में एक कंपनी, विदेशी कंपनी लगी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है ना, क्या था, यूनियन कार्बाइड, हम आपको बता दे रहे, यूनियन कार्बाइड ये विदेशी कंपनी थी, और ये 2 दिसंबर की बात है, 2 दिसंबर के 10:30 बजे की बात है। हुआ क्या था कि ये कीटनाशक संयंत्र है, ये, ठीक है ना, ये क्या था, ये कीटनाशक संयंत्र है, और कीटनाशक जो संयंत्र था इसके टैंक नंबर 610 में, ठीक है, टैंक नंबर 610 में क्या हुआ कि 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ कि पानी घुस गया। और जब ये पानी प्रवेश कर गया तो जिसमें क्या रखा हुआ था, ठीक है ना,
इस संयंत्र में 42 टन, ठीक है ना, 42 टन क्या था, एमाइसिन, इसको एक गैस का नाम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। यह गैस भरी हुई थी उस टैंक में, 610 नंबर गैस में 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भरी हुई थी। क्या हुआ कि पानी के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया करने लगा। पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या हुआ कि जब अभिक्रिया करने लगा तो जो टैंक था, टैंक का जो टेम्परेचर हीट होने लगा गर्मी की वजह से, और हीट होते होते टैंक का जो टेम्परेचर था वो 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी अत्यधिक गर्म हो गया। जब ज़्यादा गर्म होने लगा तो इस टैंक का जो गैस टावर था इसको खोलना पड़ा, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि गैस के जितने भी टावर थे उनको खोलना पड़ा। और ये खोलते खोलते टाइम हो गया 3 दिसंबर, यानी रात की बात है, 2 दिसंबर रात 10:30 बजे के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस चालू हुआ, और रात होते होते 3 दिसंबर 12 बजे के बाद लग गया, और फिर 2:40 के आसपास, ठीक है ना, 2:40 AM 3 दिसंबर 1984 की बात है, फिर सायरन बजाया गया। क्या, ये अलार्म बजाया गया कि आप लोग अब सतर्क हो जाइए, ये जो जहरीली गैस है वो निकल चुकी है ये हवा में, वातावरण में, और ये मिक्स हो गई है, जिससे क्या होगा, जो भी सांस लेगा वो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी, बहुत ही जहरीली गैस थी। तो ये घटना हुई, तो ये रात को 2:40 पर जब इसका अलार्म बजाया गया तभी इसको काउंट किया जाता है, तभी इसका जो समय दिया जाता है वो 3 दिसंबर 1984 की घटना बताया जाता है। हालांकि 2 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब अलार्म बजाया गया, जब सरकार की तरफ से या फिर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अलार्म, ये इमरजेंसी घोषित किया गया कि नहीं, आप सूचित करिए, सबको बताइए कि आपने आपसे आप लोग बचिए। तो ये घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को ही, तभी से इसको माना जाता है, ठीक है ना। इसमें ढेर सारे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत काफ़ी दिनों तक तो यहाँ पे जो भी लोग पैदा होते थे वो विकलांग की ही, या फिर सही ढंग से नहीं होते थे, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियाँ रहती थी, विकलांगता रहती थी। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी और उसमें बहुत ढेर सारे लोगों की जानें भी गई थी, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, कि भोपाल गैस त्रासदी यानी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये जो उसका कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिस गैस का रिसाव हो रहा था वो कौन सी गैस थी, मैंने अभी जस्ट बताया ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MIC। ये कई बार क्वेश्चन में शॉर्टकट ही पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस होती है, ठीक है ना, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 है कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। चेरनोबिल, ये नाभिकीय दुर्घटना हुई थी रूस में, ठीक है ना। तो रूस का एक शहर है चेरनोबिल, वहीं पे एक परमाणु संयंत्र लगाया गया था और उसी में यह नाभिकीय दुर्घटना हो गई, जिसका हम नाम देते हैं चेरनोबिल दुर्घटना। अब किससे संबंधित है, नाभिकीय दुर्घटना से, यानी परमाणु रिएक्टर में ये घटना हुई थी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है। न्यूक्लियर जो रिएक्टर हम लगाते हैं उससे हमारा कौन सा पॉल्यूशन होता है, तो इससे होता है ऊष्मीय प्रदूषण, ठीक है ना। ऊष्मीय प्रदूषण क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो 3 की संख्या में टूटते हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे 3 की संख्या में टूटते हैं। जो हमारा परमाणु बम बनता है, जो उनके न्यूट्रॉन होते हैं, यूरेनियम होता है, वो क्या होते हैं, 3 की संख्या में टूटते हैं। फिर ये 3 क्या करते हैं, 3 की संख्या में टूटते चले जाते हैं ऐसे। तो जब हम परमाणु, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, वहाँ पे जब हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसे 3 की संख्या में टूटते हैं तो वहाँ पे हम इसको कंट्रोल करने के लिए रेडियम की छड़ या भारी जल का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि तुरंत ये 2 को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना, तो बचा 1। फिर ये क्या करता है, 3 की संख्या में टूटता है और वो भारी जल या कैडमियम की जो छड़ होती है वो 2 को फिर जो है अवशोषित कर लेती है, फिर बचा 1। तो इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है और हम यूरेनियम से बिजली प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। जब हम जो भारी जल में हम इसको कंट्रोल के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं, जैसे ये 3 की संख्या में टूटते हैं तो 2 को वो अवशोषित कर लेता है, बचता है 1, और फिर ये 3 की संख्या में टूटता है, फिर ये 2 को अवशोषित कर लेता है। तो ये जो अवशोषित करता है इसमें ढेर सारी ऊष्मा होती है, जिससे क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है और गर्म होकर क्या होता है, वेपोराइज्ड होता है, वाष्पीकरण होता है, जिससे हमारे ऊष्मीय प्रदूषण होता है। यानी क्या होता है, वो ऊष्मा बन के ऊपर या भाप बन के ऊपर जाता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऊष्मीय प्रदूषण देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये रहा इसका हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा
प्लीज़ मित्रों आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। यूट्यूब पे GS.Educare के नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरा रेड कलर का लोगो आएगा। इसको देखते हुए आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच सके और सभी को जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।